बात शुरू होती है एक बहुत ही सादा से सवाल से, जो एक सवार खुद से पूछती है, जब हम आसपास नहीं होते तो ये यूनिकॉर्न्स आखिर करते क्या हैं? ये सवाल सुनने में तो बहुत आम सा लगता है, लेकिन इसका जवाब वो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आइए इसकी तहें खोलते हैं। पहला मंजर ही बड़ा दिलचस्प है। सवारों का एक बीच कैंसिल हो जाता है। हाँ, एक पॉप क्विज की वजह से। बिल्कुल, और वो सब बड़े मायूस हैं कि अब सारा दिन अंदर बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो वो अपने यूनिकॉर्न्स को स्तबल में छोड़ जाते हैं और उन्हें इस बात की फिक्र है कि वो बेचारे सारा दिन कि वो बोर होते रहेंगे। बिल्कुल। और यहीं से कहानी हमें वो इशारे देना शुरू करती है जो किरदारों को खुद नजर नहीं आते। अच्छा? हाँ, ये नाजरीन के लिए एक छोटे से राज की तरह है। जब सवार पढ़ाई के बाद वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि स्तबल गीला है और आवा के तौलिए पर रेत लगी हुई है। ये कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं है, बस छोटे छोटे सुराग हैं जो एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल, यानी यूनिकॉर्न्स बोर नहीं हो रहे थे, वो तो अपनी ही एक खुफिया पार्टी कर रहे थे, अपनी ही मुहिम जोई पर निकल गए थे। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हल्का फुल्का मजाहिया लम्हा है या इसमें कोई गहरी बात भी है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। सतह पर तो ये एक मजाक ही लगता है, लेकिन अगर हम इसे रिश्ते के यूं समझे नफ्सियाती पहलू से देखें तो ये यूनिकॉर्न्स की तरफ से एक तरह की खामोश मुजाहिमत है। खामोश मजाहिमत? जी, वो बराह रास्त हुक्म की नाफरमानी नहीं कर रहे, लेकिन वो ये भी दिखा रहे हैं कि उनकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी मर्जी है, अपनी खुशियां हैं। वो जो रेत से भरा तौलिया है ना, वो सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि उनकी खुद मुख्तारी का एक छोटा सा खामोश ऐलान है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प जाविया है। मतलब सवार उन्हें अपने साथी समझते हैं जिनका ख्याल रखना है, जबकि यूनिकॉर्न्स खुद को बराबर का हिस्सेदार समझते हैं जिनके अपने मंसूबे हैं। बिल्कुल, और यही चीज इस रिश्ते को पेचीदा और हकीकी बनाती है। ये कोई मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं है, ये दो ज़हीन मखलूक के दरमियान एक शराकतदारी है, और हर शराकतदारी में ताकत का एक तवाज़ुन होता है। और ये जो खुद मुख्तियारी की ख्वाहिश है, ये सिर्फ यूनिकॉर्न्स तक ही महदूद नहीं है। हम यही चीज़ सवारों में भी देखते हैं, ख़ास तौर पर जब एकेडमी के उसूल उनकी मर्जी से टकराते हैं। हाँ, उसकी बेहतरीन मिसाल वो मंजर है जहाँ एक सवार सुबह ट्रेनिंग के लिए देर से उठती है। अच्छा, हाँ। वजह, उसके यूनिकॉर्न रिवर ने उसके अलार्म क्लॉक से बैटरियां निकालकर अपने स्तबल में छुपा दी हैं। ये मंजर बहुत ही मज़ाहिया है। सवार बहुत संजीदा है। वो कहती है, कामयाबी की बुनियाद पैनकेक्स नहीं होते और तेज रफ्तार लोगों के लिए कोई आराम नहीं। वो पूरी तरह से फोकस्ड है। जी, लेकिन रिवर का मूड बिल्कुल उलट है। उसे बस सोना और मजे करना है। तो क्या ये मतलब रिवर जानबूझकर उसे नाकाम करना चाहता है या बात कुछ और है? नहीं, ये नाकाम करने की कोशिश नहीं है, ये अपनी जरूरत बताने का एक तरीका है। अच्छा। रिवर शरारती जरूर है, लेकिन वो अपनी सवार का बुरा नहीं चाहता। ये दरअसल इक़्तिदार का टकराव है। सवार के लिए कामयाबी अहम है, रिवर के लिए आराम। चूंकि वो बोलकर नहीं समझा सकता, तो वो अपने अमल से बताता है कि भाई मुझे एक ब्रेक चाहिए। और ये उसूलों से टकराने की आदत सिर्फ उनके आपसी ताल्लुक तक नहीं है। सवार खुद भी एकेडमी के उसूल तोड़ने में माहिर हैं। हाँ, और जब उसूल तोड़े जाते हैं तो नतीजा निकलता है हिरासत, डिटेंशन। जी, एक मंजर में हम सोफिया और रोरी को हिरासत के कमरे में देखते हैं, और उनके जुराइम भी उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और उसका फलसफा कमाल का है। कहती है, अगर आप पकड़े ना जाएं तो तकनीकी तौर पर यह कर्फ्यू तोड़ना नहीं है। वाह, ये खतरा मोल लेने वाली सोच को जाहिर करता है। जबकि रोरी ने तो एक फेली बोट ही उधार ले ली थी। हाँ, जिसकी वजह से एक बड़ी गड़बड़ हो गई। और जब वो सोफिया की कहानी सुनती है तो उसका रद्दे अमल बहुत दिलचस्प होता है। वो कहती है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी शरारती है। बिल्कुल, उन दोनों के बीच फौरन एक ताल्लुक बन जाता है। और यही वो जगह है जहाँ हिरासत एक सजा से बढ़कर कुछ और बन जाती है। मतलब ये उसूल तोड़ने वालों का एक क्लब बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां वो लोग इकट्ठे होते हैं जो कवायद की ज्यादा परवाह नहीं करते। ये उनके दरमियान एक अनोखी दोस्ती की बुनियाद रखता है जो शायद क्लासरूम में कभी ना बन पाती। और फिर तो हादी हो जाती है जब आवा भी वहां पहुंच जाती है। हाँ, और वो जानबूझकर हिरासत लेती है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ रह सके। इससे तो हिरासत का सारा तस्वुर ही बदल जाता है। ये सजा है या कोई सोशल क्लब?
यही तो इस एकेडमी की खास बात है। यहाँ सामाजी ताल्लुकात और दोस्ती की अहमियत उसूलों से भी ज्यादा है। आवा के लिए अपने दोस्तों से अलग रहना हिरासत से बड़ी सजा थी। तो वो सब इस सोशल क्लब में फंसे हुए हैं और वक्त गुजारने के लिए एक बोर्ड गेम खेलने का फैसला करते हैं, राइडर्स एंड सीकर्स। जी, लेकिन जाहिर है एक जादुई एकेडमी में कोई भी बोर्ड गेम आम नहीं हो सकता। बिल्कुल। जैसे ही वो संदूक खोलते हैं, जादुई गेम पीसेस बाहर निकलकर पूरे कमरे में भागने लगते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये खेल सिर्फ तफरीह के लिए नहीं है। अच्छा, ये एक तरह का टीम बिल्डिंग एक्सेलरेटर है। ये उन्हें ऐसी चीजें करने पर मजबूर करता है जो आम हालात में शायद वो कभी ना करते। और इस तरह उनके बीच बहुत जल्दी एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। उस खेल के उसूल और चैलेंजेस वाकई कमाल के हैं। पहला, शोले वाले पीस को पकड़ने के लिए आपको दिल से एक गाना गाना पड़ता है। और रोरी पहले तो बहुत हिचकिचाती है, जो कि बहुत फितरी बात है। सबके सामने गाना आसान नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक मज़ाहिया सा गाना गाती है और पीस को पकड़ लेती है। अगर हम इसे नफ्सियात की नज़र से देखें ना, तो ये कमज़ोरी पर मबनी एतमाद बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। हाँ, अच्छा, ये क्या होता है? जब किसी ग्रुप में कोई एक शख्स अपनी कमज़ोरी या झिझक को जाहिर करता है, जैसे बेसुरा गाना, तो वो बाकी सबको ये पैगाम देता है कि यहाँ गलती करने की गुंजाइश है, ये एक महफूज जगह है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगला चैलेंज तो उससे भी ज्यादा जाती है। जी, अगले पीस को पकड़ने के लिए आपको उसे अपना कोई राज बताना पड़ता है। और यहाँ एक बहुत ही मज़ाहिया और ज़ाती लम्हा आता है जब एक किरदार हिचकिचाते हुए बताता है कि उसका दरमियानी नाम सगी बॉटम है। सगी बॉटम, ये नाम तो कोई भी बताने में शर्माएगा। बिल्कुल, लेकिन ये शर्मिंदगी ही उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती है। इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड सेल्फ डिस्क्लोजर। ये खेल उन्हें चंद मिनटों में वो काम करने पे मजबूर कर देता है जो दोस्ती में महीनों लगकर होता है। और इस खेल का सबसे अहम सबक मेरे ख्याल में अगले चैलेंज में छुपा है। बर्फानी टुकड़े वाला? जी, उसे पकड़ने का असूल ये है कि उसे सिर्फ यूनिकॉर्न के जादू से ही पकड़ा जा सकता है। जिसका मतलब है कि सवार खुद कुछ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल बेबस हैं। और यही इस खेल का असल मकसद है। ये सवारों को याद दिलाता है कि उनकी असल ताकत उनकी अपनी सलाहियतों में नहीं, बल्कि अपने यूनिकॉर्न्स के साथ उनकी शिराकत दारी में है। बिल्कुल। ये उन्हें मालिक के जहन से निकालकर एक हकीकी साथी बनने पर मजबूर करता है। ये उन्हें सिखाता है कि यूनिकॉर्न्स महज सवारी नहीं है, बल्कि टीम के बराबर के और नागुजीर रुकन हैं। और फिर आखिरी पीस, जिसे बगैर देखे पकड़ना होता है। ये तो खालिसतन जिबलत और एक दूसरे पर अंधे एतमाद का इम्तिहान है। वो सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की रहनुमाई करते हैं, और वक्त खत्म होने से सिर्फ 3 सेकंड पहले वो कामयाब हो जाते हैं। और कामयाबी के बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है? चलो दोबारा खेलते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये तजर्बा उनके लिए कितना मुस्बत था। हाँ, जो हिरासत एक सजा के तौर पर शुरू हुई थी, वो टीम वर्क, दोस्ती और खुद शनासी के एक नाकाबिले फरामोश सबक में बदल गई। उन्होंने न सिर्फ एक खेल जीता, बल्कि एक दूसरे को और अपने यूनिकॉर्न्स को इस सतह पर समझा जो शायद किसी क्लासरूम में मुमकिन ही नहीं था। तो इस सब को मतलब क्या निकलता है? हमने एक खुफिया बाज पार्टी से बात शुरू की और हिरासत में खेले जाने वाले एक जादुई बोर्ड गेम पर खत्म की। ऐसा लगता है कि इस एकेडमी का असल जादू उसकी क्लासों में नहीं, बल्कि इन गैर रस्मी छुपे हुए लम्हात में है। आपने बिल्कुल सही नतीजा निकाला। ये एकेडमी सिर्फ जादू सिखाने या रेस के तरबियत देने की जगह नहीं है। ये एक और ज़हीन मखलूक को समझने और उसके साथ मिलकर रहने सीखने का नाम है। एकेडमी का जो ढांचा है, जैसे पॉप क्विज, हिरासत, असूल, वो एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन असल सीखने का अमल तब होता है जब किरदार इस फ्रेमवर्क की हुदूद को चैलेंज करते हैं, जब वो शरारतें करते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं। जी, ये नज़्म ज़ब्त और आज़ादी के दरमियान एक मुसलसल रक्स है, और इसी रक्स से इन सवारों और यूनिकॉर्न्स के दरमियान अटूट रिश्ते बनते हैं। आखिर में सामीन के लिए एक सोच छोड़कर जाते हैं। इस मवाद ने हमें यूनिकॉर्न्स के खुफिया बीच ट्रिप और सवारों के खुफिया शरारतों के बारे में बताया। इससे ये सवाल पैदा होता है कि यूनिकॉर्न एकेडमी में और कौन से राज छुपे हो सकते हैं।
دلچسپ سوال ہے۔ اور یہ جو غیر تحریری اصول اور پوشیدہ مہم جوئی ہیں، یہ ان سواروں اور ان کے جادوئی ساتھیوں کی شخصیت کو اصل میں کس طرح تشکیل دیتی ہیں؟ شاید اصل نصاب وہی ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا۔